आज की इस क्लास में हम ऐसी फसल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो दलहनी और तिलहनी दोनों के नाम से जानी जाती है। और यह फसल जो है तो विदेश की, यूएसए की, लेकिन इसमें तेल की मात्रा अधिक होने के कारण और प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण तेल के उत्पाद के रूप में भारत में बहुत अच्छे से उपयोग की जाती है। और उस फसल का नाम क्या है? सोयाबीन। तो चलिए दोस्तों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोयाबीन की फसल के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक बिंदु में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नए नए एग्रीकल्चर के अपडेट के लिए। हालांकि जो है आज की हमारी ये क्लास जो है AFO एग्रीकल्चर ऑफिसर की है, उसी के बेस्ड है। और मैं समझता हूँ कि जो सरल प्रश्न आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, तो आप समझ लीजिए। हालांकि जो है डिफ़िकल्ट प्रश्न भी हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की क्लास में हम केवल सरल प्रश्न और थ्योरी समझने वाले हैं। और फिर हम यहाँ से जो है PDF बनाएंगे, MCQ बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। और आपको अच्छे से पता है कि ये दलहनी और तिलहनी दोनों फसलों के नाम से जानी जाती है। कुल है लेगुमिनेसी और उपकुल है पिपलिनेसी। और गुणसूत्र की संख्या इसमें 2n 40 होती है। x बराबर देखें तो 20 होती है। अब सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन है। अब इसकी ज़्यादा महत्ता या उपयोगिता के कारण इसको और भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे बंडर क्रॉप। बंडर क्रॉप इसलिए क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा मिलता है और दाल और तिलहन या बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी इससे तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसे बंडर क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। फिर येलो जेवल्स के नाम से या पुअर मैन मीट के नाम से भी जाना जाता है। अब पुअर मैन्स मीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, 38 से 42% प्रोटीन होता है, इसलिए इसे गरीबों का मांस भी कहा जाता है। सोयाबीन दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। विश्व में वनस्पतिक तेलों के स्रोत में सोयाबीन का प्रथम स्थान है। और यदि विश्व में हम सोयाबीन का यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? यूएसए। कौन करता है? यूएसए। लेकिन भारत में खाद्य तेलों में उत्पादन में प्रथम स्थान सोयाबीन का है। यदि हम खाद्य तेल वाली फसल में हम भारत में देखें तो प्रथम स्थान सोयाबीन का आता है। लेकिन हम और थोड़ा डीपली और जाएं, भारत में कौन से राज्य का प्रथम स्थान आता है क्षेत्रफल और उत्पादन में? तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश का, फिर आता है महाराष्ट्र का और फिर आता है तृतीय स्थान राजस्थान का। तो कुछ इस तरह से इसका विवरण है। इसकी फली को पॉड कहते हैं। सोयाबीन C3 व खरीफ का लघु दिवसीय प्रिय पौधा है। यानी कि सोयाबीन एक ऐसा पौधा है, C3 पौधा तो है, साथ में जो है यह खरीफ या लघु दिवस प्रिय पौधा है, यानी शॉर्ट डे प्लांट है ये। और आप ये बात निश्चित याद रखिए, एक छोटा सा प्रश्न है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं एक लाइन से। वो क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट किन्हें कहा जाता है? शॉर्ट डे प्लांट ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनकी खेती खरीफ ऋतु में होती है। कब होती है? खरीफ ऋतु में। खरीफ ऋतु में जिनकी खेती होती है उन्हें शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और लॉन्ग डे प्लांट किसे कहा जाता है? लॉन्ग डे प्लांट उनको कहा जाता है जिनकी खेती रबी ऋतु में होती है। तो मोस्टली आपको पता है कि सोयाबीन की खेती जो है खरीफ में होती है, तो आप समझ गए होंगे। सोयाबीन स्वपरागित फसल है। सोयाबीन में प्रोटीन 40 से 42% पाई जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन कितनी होती है? 40 से 42%। तो सोयाबीन में जो है, हालांकि प्रोटीन जो है अभी यहाँ पर 40 से 42% दिया है, लेकिन पुस्तक में जब आता है या क्वेश्चन में ये प्रश्न आता है तो 38 से प्रारंभ होता है। 38 से 40 मोस्टली प्रश्न में पूछा जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 38 से 40% होती है। लेकिन कभी कभार कुछ प्रश्न में 40 से 42 भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी सही माना जाता है। तो तेल की मात्रा कितनी होती है? तेल की मात्रा सोयाबीन में 20% मानी जाती है। अब सोयाबीन में एक प्रोटीन पाई जाती है जो हमने देखे अभी 38 से 40% होती है, और उस प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? लाइसिन की मात्रा सबसे ज़्यादा
पाई जाती है। अब यदि हम जलवायु की हम बात करें सोयाबीन के लिए, तो कैसी जलवायु चाहिए, क्लाइमेट, तो उष्ण एवं गर्म व नम्न जलवायु। कैसी जलवायु, मुख्यतः गर्म व नम्न जलवायु की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की फसल के लिए गर्म व नम्न जलवायु की आवश्यकता होती है। और अंकुरण के लिए सबसे अच्छा तापमान जो माना जाता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कितना माना जाता है, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हालांकि जो है वर्षा ऋतु में जो है यदि हम देखें तो ज़्यादातर तापमान इतना ही होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर वर्षा है, ये क्या है, वर्षा। तो वर्षा जो है इस सोयाबीन की खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, 600 से 850 मिलीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए सोयाबीन के लिए, 600 से 800 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। लेकिन इस पीडीएफ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ फसल की वार्षिक वर्षा को भी कवर किया हूँ। जैसे धान के लिए वार्षिक वर्षा 900 से 2500 मिलीमीटर चाहिए। फिर बाजरा के लिए 250 से 300 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और गेहूं के लिए 400 से 650 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और मक्का के लिए 500 से 800 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा। और ज्वार के लिए 450 से 650 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने और भी फसल के बारे में यहाँ समझाया हुआ हूँ। तो चलिए अब देखते हैं मृदा, सॉइल। सोयाबीन की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो सोयाबीन की खेती के लिए जो है काली चिकनी व गहरी दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। हालांकि सोयाबीन की एक ऐसी फसल है जो सभी प्रकार की मृदा में हो जाती है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी उत्पादकता और उत्पादन काली मिट्टी में अच्छा मिलता है। किसमें मिलता है, काली मिट्टी में अच्छा मिलता है। अब बात आती है बीज दर की। इसकी बात आती है बीज दर की। तो सोयाबीन की फसल के लिए जो बीज दर है 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर होनी चाहिए। यदि बीज दर इतना है तो पौध संख्या भी अच्छी रहेगी। तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखेंगे, 30 से 45। कितनी रखेंगे, 30 से 45 पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखेंगे। और पौधा से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर बहुत अच्छी दूरी मानी जाती है। ये वैज्ञानिकों का एक आकलन है और आंकड़ा है कि इतनी यदि दूरी में, इतना डिस्टेंस में यदि आप पौधे को लगाते हो तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अब इस हिसाब से यदि हम देखें, बुआई करें, तो प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 3 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए। मैंने और भी फसलों के पौधों के बारे में यहाँ जानकारी कवर किया हूँ, उनकी पौध की संख्या के बारे में। जैसे सरसों की यदि हम 1 हेक्टेयर में पौध की संख्या देखें तो 3,33,000 पौधे होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 3,33,000 पौधे होना चाहिए। सोयाबीन के कितने होना चाहिए, 3 लाख होने चाहिए, वो हम देख रहे हैं अभी। मक्का के कितने होने चाहिए, 66,000 होने चाहिए। और ज्वार के कितने होने चाहिए, 1,50,000। और बाजरा के 1,66,000 पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। यदि पौध की संख्या ये जो हमने अभी आंकड़े देखे हैं, यदि प्रति हेक्टेयर में ये है इन फसलों की, तो निश्चित ही आपने जो भी फसल की खेती की हो, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, तो उत्पादकता भी अच्छी मिलेगी और किसान को जो है पैदावार अच्छी मिलने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। तो कुछ इस तरह से आकलन है। तो चलिए, यदि आप सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं तो सोयाबीन की बुआई की जो बीजों की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर पर ही बोना चाहिए। कितने सेंटीमीटर पर, 3 से 4 सेंटीमीटर पर ही बोना चाहिए। और इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय माना जाता है 15 जून से 15 जुलाई। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में जो है 15 जून के बाद मानसून आ जाता है, तो 15 से लेकर 20 जुलाई तक इसकी बुआई बड़े सुगमता से की जाती है। अब बात आती है सिंचाई की। तो हालांकि जो है यह एक वर्षा ऋतु की फसल है, तो इसमें सिंचाई की मोस्टली आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी यदि मानसून लेट आता है या फिर बीच में मानसून चला जाता है, जिससे अब पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता तो होगी, तो सिंचाई कब अच्छा रहेगा, या जिसे हम क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्था कहते हैं, वो कब मानी जाती है। तो सिंचाई हमेशा कब करनी चाहिए, फूल व फली बनते समय करनी चाहिए। सोयाबीन में सिंचाई हमेशा फूल व फली बनते समय ही करना चाहिए। ये सिंचाई के लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। अब बात आती है बीज उपचार की।
तो बीज उपचार जो है जैसे कि हम बाकी दलहनी फसलों में करते हैं, सेम वैसे ही हमें इस फसल में भी करना है। तो हम FIR तकनीकी अपनाते हैं। यानी FIR का मतलब क्या होता है? फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। इसी क्रम पर जैसे हम बीज का उपचार करते हैं तो सबसे पहले हम बीज को फंजीसाइड यानी फफूंदीनाशक से उपचारित करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से करते हैं और फिर राइजोबियम से करते हैं। अब राइजोबियम की कौन सी जाति बीज उपचार के लिए उपयोग करते हैं? राइजोबियम जेपोनिकम। ये राइजोबियम जेपोनिकम जो कल्चर है, जो उपचारित करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है किसमें? सोयाबीन की फसल में। अब आती है किस्में। हालांकि जो है इसमें कुछ किस्में हैं जिसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ किस्में जो है यहाँ से बाहर से आती है, तो उस PDF को भी हम जब MCQ करेंगे तब हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वैरायटी देख लेते हैं। उपयुक्त किस्में। उपयुक्त किस्में में हम देख लेते हैं T49 एक किस्म है। T49 इसके दाने छोटे होते हैं, पीले होते हैं और बीज दर इसकी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फिर इसके बाद में गौरव है जो बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है, बड़ी फेमस है सोयाबीन की, पीले दाने की एक बौनी किस्म है। और गौरव देखें तो हम चने की भी एक किस्म है। फिर है मोनेटो, पीले दाने की बौनी किस्म है। फिर और भी अन्य किस्में हैं और अन्य किस्म में पंजाब वन है और अंकुरण है। ये सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। यदि कभी भी पंजाब वन, पंजाब 2 किस्में की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि यह किस्म केवल सोयाबीन में ऐसी होती है। हालांकि और बहुत सारी किस्में भी हैं। RKS 24 है, JS 2034 है, बहुत सारी किस्में हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो USA से आयातित कुछ किस्में हैं जो USA से आयात की गई हमारे भारत में, और ये अच्छा उत्पादन भी देती है क्योंकि USA ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है और यहाँ पर बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली किस्में भी है। तो देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। ब्रेग है, ली है, क्लर्क 63 है और ब्लैक हट है। ये सारी किस्में जो है ये किसकी है? सोयाबीन की है। लेकिन हमारे भारत में ये किस्मों को USA से आयात किया गया है, यानी बुलवाया गया है ताकि अच्छी पैदावार बढ़े और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे। हालांकि ये ब्लैक हट जो है एक रोग भी होता है जो आलू में होता है, लेकिन ब्लैक हट एक किस्म भी है सोयाबीन की। अब हम देखने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण, बीट कंट्रोल। हालांकि जैसे हम बहुत सारी दलहनी फसलों के खरपतवार कंट्रोल हमने देखे, सेम उसी तरह सोयाबीन की फसल में भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। तो कुछ दवा है जो खरपतवार नाशी है, जो बड़ी ही फेमस है और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। एलाक्लोर। एलाक्लोर को लासो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लासो का। अब इसका उपयोग कब करना है हमें? अंकुरण से पूर्व, जिसे हम प्री एमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री एमरजेंस। अब इसकी मात्रा कितनी उपयोग करना है? 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसको हमें अंकुरण से पूर्व ही उपयोग करना है। जैसे हमने बीजों की बुआई की है और तुरंत ही हमें जो है इसका स्प्रे करवा देना है। फिर दूसरी आती है फ्लूक्लोरेलिन, और इसे बेसलीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेसलीन के। और इसे कब उपयोग करते हैं? बुआई से पूर्व 2 से 10 दिन। ये इसका उपयोग जो है जब हमें पता है कि हम इस खेत में या इस प्लॉट में हम सोयाबीन की खेती करने वाले हैं, तो उसके हम 2 से 10 दिन पहले ही वहाँ पर क्या कर देते हैं? स्प्रे करवा देते हैं 1 किलोग्राम दवा का। और फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं? बीज की बुआई करवाते हैं। तो इससे क्या है? खरपतवार का नियंत्रण पूर्णतः होता है। अब आता है एमेजिथापर। एमेजिथापर को POE के नाम से भी जाना जाता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद इसका उपयोग कब करते हैं? बुआई के 15 से 20 दिन बाद करते हैं। और मात्रा कितनी? 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है हम खरपतवार का नियंत्रण सोयाबीन की फसल में करते हैं। अब बात आती है रोग की। हालांकि रोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोयाबीन की फसल में, और काफ़ी ज़्यादा नुकसानी जो है सोयाबीन की फसल में रोगों के कारण ही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोग है वो हम देख लेते हैं। चारकोल रॉट। चारकोल रॉट जो है एक फफूंद के कारण होता है। ये चारकोल रॉट जो है फफूंद मैस्क्रोफोमिना फेजियोलाई नामक फफूंद के कारण यह होता है। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बीज उपचार। तो बीज उपचार करने के लिए एक बहुत फंजीसाइड दवा है जिसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, वो क्या है? कार्बेंडाजिम।
और कार्बेंडाजिम का 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज लेकर उपचार करना चाहिए। तो इससे क्या है, इस रोग से काफ़ी अच्छा नियंत्रण होता है। फिर आता है पीलिया रोग, जिसे येलो डिसीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी पत्तियां पीली हो जाती है और यह जो है लोहा तत्व व जिंक की कमी से होता है। किसके कारण से होता है, यदि सोयाबीन की फसल में लोहा तत्व व जिंक की कमी हो जाती है तब यह रोग होता है। अब इस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 का 0.5% का छिड़काव हमें खड़ी फसल पे करवाना चाहिए। तो इससे लोहा व जिंक तत्व की पूर्ति हो जाती है और इस कारण से फिर यह रोग दूर हो जाता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। और ये बहुत ही भयंकर और खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयंकर बीमारी है और इसी के कारण जो है कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो उसका नाम क्या है, येलो मॉजिक। ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अब इसका वाहक कौन है, इसको फैलाने का कार्य कौन करता है, सफेद मक्खी। कौन करता है, सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी को हम क्या बोलते हैं, बेमोसिया टेबेसाई बोलते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए, डाइमेथॉड 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। 1 लीटर पानी में डाइमेथॉड को कितना डालना है, 2 से 3 ml। कितना डालना है, 2 से 3 ml डालना है और छिड़काव करवा देना है। तो इससे सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण होने से यह रोग ट्रांसलेट नहीं होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होगा। तो हमें इस तरह से